हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए इशू किया हुआ है। और हम लोग सेक्शन फर्स्ट या सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर एस और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं। और इनमें आपको दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि कार्बन किन एलिमेंट्स के साथ पी क्यू आर में एस में से किन एलिमेंट्स के साथ कोवालेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है कोवालेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही बात की जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे नजर डालें P2,6 यानी कि एटॉमिक नंबर 8 है, तो यानी कि ये आप लोगों का ऑक्सीजन हो गया। Q281 यानी कि 11, तो इसका मतलब ये हमारे पास Na यानी कि सोडियम है। R287 यानी कि दिस इज योर क्लोरीन। S288 यानी कि दिस इज नोबल गैस आर्गन। हमें पता है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा पी एंड आर। ऑक्सीजन और क्लोरीन नहीं लिखेंगे, जो हमें उन्होंने फॉर्मूला या जो नाम हमें दिए हुए हैं पी एंड आर सिंबल वही हम लोग यूज करेंगे। सोडियम क्यों नहीं करता? क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और आर्गन एक नोबल एलिमेंट है, तो ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन और क्लोरीन दे कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन, लेकिन सोडियम ये चीज नहीं करेगा, तो इसीलिए आंसर आएगा पी एंड आर। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ था इसमें कि कार्बन इन एलिमेंट्स के साथ इतने ज्यादा कंपाउंड कैसे बना लेता है। मतलब कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। तो आपकी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट इज कैटेनेशन और सेकंड इज टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन का मतलब होता है एक कार्बन की एटम दूसरे कार्बन के एटम से अटैच हो रही है, और टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है और इस तरीके से ये बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। कार्बन का एटॉमिक 2,4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके पास वैलेंस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 खुद के और 4 बाकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 4 + 4 8 हो जाता है, और इस तरीके से अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट कर लेता है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और यू कैन से आंसर। अब चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट बनाकर दिया हुआ है, और W Y Z ये 3 एलिमेंट इन्होंने इस तरीके से बनाए हुए हैं। आपसे पूछा है एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड, कौन से एलिमेंट है जो कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में रिएक्ट करके। हमें पता है जो कोवालेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल्स होंगे इनमें से एलिमेंट वो कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वहां पर होते हैं मेटल्स, और जो राइट वाला हिस्सा होता है वहां पर होते हैं नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब क्या है कि Y और Z, Y एंड Z ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टिविटी करके कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा Y एंड Z। सेकंड, W एंड Z, W और Z हमें दिए हुए हैं, तो उन्होंने पूछा है कि किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है और क्यों। ये हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, 13 14 15 16 17 18, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, W फोर्थ पीरियड में है। फोर्थ पीरियड का मतलब हो गया कि W के पास टोटल 4 शेल है, K L M एंड N। Z की अगर आप लोग बात करोगे, Z हमारे पास है
सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड में कितने शेल हो गए, मतलब 2 शेल के एंड एल। ऑटोमेटिकली जितने ज्यादा शेल होंगे उतना साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, W हैज मोर शेल्स सो इट्स एटॉमिक रेडियस इज लार्जर देन Z। तो यानी कि W का जो एटॉमिक रेडियस है वो Z से बड़ा होगा। शेल जितने ज्यादा उतना ज्यादा दूरी, दूरी मतलब साइज बड़ा हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन का A एंड B पार्ट आपके सैंपल पेपर का डन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, हमें फर्स्ट पार्ट में करना क्या है, मेल गैमेट से मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की तरफ जो फ्यूजन हो रहा है वो पाथ ट्रेस करना है जब वो पेनिस से रिलीज हो जाएगा। यानी कि स्पर्म पेनिस से रिलीज हो गए हैं, उसके बाद वो कैसे फीमेल गैमेट यानी कि एग को फ्यूज करता है वो हमें ड्रॉ करना है। सपोज करो दिस इज पेनिस और यहां से स्पर्म रिलीज हुआ, तो यहां से जो फीमेल की बॉडी में फर्स्ट पार्ट आएगा उसे हम लोग लिखेंगे वेजिना। वेजिना से जो स्पर्म है वो जाता है यूटेरस, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर वहां से पाथ जाता है फिलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम है ओविडम। तो यानी कि पेनिस से स्पर्म रिलीज हुए, वेजिना, वेजिना से यूटेरस, यूटेरस से फिलोपियन ट्यूब जहां पर एग होता है, और वहां पर स्पर्म उस एग को फ्यूज कर देगा। दिस वी कैन से स्पर्म्स। तो ये आपका जो पाथ है वो ट्रेस हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट। एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं, जब स्पर्म एग को फ्यूज करता है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसे वी कॉल जाइगोट। स्पर्म होते हैं मेल और एग होता है फीमेल से। तो इसका मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम का सेट आपके पास आएगा स्पर्म के थ्रू और एक सेट क्रोमोसोम का आएगा एग के थ्रू। यानी कि मदर, फादर और मदर के एक एक सेट क्रोमोसोम के ट्रेवल करते हैं जिससे जाइगोट बनता है। तो यानी कि जाइगोट के पास कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए क्रोमोसोम्स के, जिसमें से एक सेट है मेल और दूसरा सेट है फीमेल से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 डन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, राजेश ने ऑब्जर्व किया है कि ब्रेड का एक स्टाइल यानी कि बासी पीस था, टुकड़ा था, उसके ऊपर ग्रीनिश हरे कलर का ब्लैक पाउडर जैसा सब्सटेंस इकट्ठा हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म बताइए किसकी वजह से ये हुआ है या क्या वो ऑर्गेनिज्म है, और उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मोड यानी तरीका क्या है। तो हमारी बुक में क्लियर लिया हुआ है, एक्टिविटी भी है, ये किस वजह से है, दिस इज ड्यू टू ब्रेड मोल्ड रिजोपल। इस वजह से ये जो ग्रीन सब्सटेंस है वो बनता है, ये टाइप का फंगस होता है जिस वजह से ये मतलब ग्रीन कलर का ब्लैक पाउडर सब्सटेंस उसके ऊपर बना है। और मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस मेथड से ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वो तरीका है जिसके थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अपने पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। सेकंड पार्ट है नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या थे,
अगर आपको याद हो हम लोग बात करते थे जब चैप्टर की बात थी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर जिनको हाइफे बोलते हैं, हाइफाई, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। ये रिप्रोडक्शन करने में मतलब आपको आप ये कह सकते हो कि इनसे थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो पार्ट्स अलग है। वो पार्ट्स कौन से हैं? जो टाइनी ब्लॉब होता था, टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, या लाइक काट दो टाइनी ब्लॉब स्ट्रक्चर जिनको आप स्पोरेंजिया बोलते थे। लाइक दिस, आपको अगर डायग्राम याद हो आपकी एनसीईआरटी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर ऐसे ब्लॉब्स बने हुए थे। तो ये वाले जो ब्लॉब्स थे, ये वाले, ये इनको हम स्पोरेंजिया बोलते थे। इनके अंदर क्या होते थे? स्पोर्स, जिनको सेल भी बोलते थे। ये करते थे काम किस चीज का? रिप्रोडक्शन का। तो इसका मतलब स्पोरेंजिया रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर स्पोर्स है जो आगे रिप्रोडक्शन में जाता है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव पार्ट जो है वो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर हाइफे हो गया, और इसके ऊपर जो ये टाइनी ब्लॉब्स हैं दीज आर स्पोरेंजिया, और ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिनके अंदर स्पोर्स या फिर सेल होते हैं जिनसे नेक्स्ट आगे रीजोपस डेवलप होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स डन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास पहला जो हमें चॉइस मिली है फिफ्थ क्वेश्चन में, तो फर्स्ट में है आपके पास दो फील्ड है ए एंड बी, उसमें आपने मस्टर्ड मतलब सरसों उगाई हुई है। फील्ड ए में जो कलर है सीड्स का वो ब्राउन है और बी में येलो है। जब इनके आगे नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग थे ए और बी वाले दोनों में, तो ए वाले के तो जो थे वो सभी के सभी ब्राउन वाले ही प्रोड्यूस हुए, यानी कि जो पेरेंटल का ट्रेट था वही ऑब्जर्व हुआ। लेकिन जो बी वाले थे उनके अंदर कहते हैं वेरिएशन हमें देखने को मिली। तो कहते हैं कि इसका क्या रीजन हो सकता है कि ए वालों में तो कोई चेंज नहीं आया, पेरेंटल ट्रेट ही मतलब हमें दिख रहा है, लेकिन बी वाले में हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिली। तो व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन हम लोगों से पूछा हुआ है। हमें पता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को फ्लावर में हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉलिनेशन दो टाइप का है, सेल्फ एंड क्रॉस। अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ब्राउन सीड ही अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं जा रही। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि कोई भी वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसी प्लांट का या इसी मतलब प्लांट का एक फ्लावर में से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट की तरफ ट्रांसफर हो गया, इसीलिए कोई भी वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वेरिएशन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि किसी और प्लांट का मेल गैमेट यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है एक दूसरे में, जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ए में कोई वेरिएशन नहीं, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन बी में वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो इट मींस दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस वजह से हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको बताया गया कि एक स्पीसीज है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है। इस स्पीसीज में एक ट्रेट है एक्स जो 5% पॉपुलेशन में मिल रहा है, और एक ट्रेट वाई है जो 70% पॉपुलेशन में मिल रहा है। यानी कि अगर सपोज करो 100 टोटल उसके स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, तो 5 ऑर्गेनिज्म में ट्रेट एक्स है और 70 में ट्रेट वाई मिल रहा है। तो कहते हैं इनमें से एक्स और वाई में से कौन सा ट्रेट पहले अराइज हुआ होगा। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या याद रखनी होती है कि जो डीएनए की कॉपीज जनरेट होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, कौन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रेट 70% पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रेट है वो कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है, और वी कैन से जो वाई ट्रेट है वो क्या होगा,
वो अराइज पहले हुआ होगा, अराइज अर्लियर एज कंपेयर टू एक्स। 5% पॉपुलेशन में ये आपको ट्रेड क्यों मिल रहा है? क्योंकि हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे किसी ट्रेड में जो है वो चेंजेस आ गए, जीन्स में चेंजेस आ गए, जिसको बायोडिटॉमिक म्यूटेशन बोला जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, नया ट्रेड बन जाता है जिसे हम लोग एक्स कह सकते हैं। लेकिन ये जो एक्स ट्रेड है वो बहुत कम पॉपुलेशन में ही इनहेरिटेंस के द्वारा आगे आगे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेड लेटर काफी देर के बाद डेवलप हुआ है। लेकिन अगर कोई ट्रेड अभी भी लार्जर पॉपुलेशन में हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो अभी जो है वो राइज सॉरी वो राइज पहले हुआ है। पहले मतलब आप बोलो कि सपोज करो ये ट्रेड 100 इयर्स पहले का चल रहा है और ये अभी 10 साल पहले का ही चला है। तो मतलब असेक्सुअल में वेरिएशन होने का चांस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन में चेंजेस आते हैं जिसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, और उस वजह से कोई ना कोई नया ट्रेड आता है और वो बहुत आगे कम पॉपुलेशन में इनहेरिट होगा। काफी सालों के बाद ये जो ट्रेड है वो ज्यादा मतलब पॉपुलेशन में जाएगा धीरे करके। लेकिन एज कंपेयर टू एक्स जो वाई है वो ज्यादा पॉपुलेशन में है, तो इसलिए ये जो ट्रेड है वो बहुत पहले डेवलप हो गया था। जो भी असेक्सुअल स्पीसीज की बात यहाँ पर हो रही है। तो फिफ्थ हमारा डन हुआ। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। योर सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस मिली हुई है। आपको मैग्नेट पोल बनाए हुए नॉर्थ एंड साउथ और ए बी सी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, और करंट जो है वो ए से बी, बी से सी से डी और वापस बैटरी के अंदर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने ब्रशेस वगैरह भी बनाए हुए हैं, मैंने जस्ट एक रफ बनाया है आप लोगों को। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, फोर्स की डायरेक्शन पता करें ए बी के ऊपर इस स्टेट में। ए बी के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, डायरेक्शन वो क्या होगी वो पता करनी है। ये तो आपका बोर्ड हो गया, तो इसलिए इसको बोर्ड के अकॉर्डिंगली समझाना डिफिकल्ट होगा। मैं आपको ये डस्टर के थ्रू समझाता हूँ। आप जैसे देख सकते हो, आप ऐसे ज्यूम करो कि मेरे इस साइड नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, जस्ट लाइक फिगर नॉर्थ एंड साउथ। इधर नॉर्थ हो गया और उधर साउथ हो गया। ये मेरी कॉइल है, आप देख सकते हो ए बी सी डी मैंने इस पे लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ी हुई है आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली, तो यानी कि ए बी सी डी इज लाइक दैट। ए बी में जो करंट है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी कि इनसाइड द बोर्ड हम लोग बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो आपस में परपेंडिकुलर हो गया। हमें पता है इस केस में जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो जो डायरेक्शन है मोशन का उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या चीज है कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर, वो किसकी तरफ डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन देती है। जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो इशारा करती है किसकी तरफ, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें जहां पे थंब अपना खुलेगा वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, और तीनों को हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना होता है, जैसे लाइक दिस ये चीज है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो क्या आया है, नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन बिल्कुल सही बता रहा है। ये फिंगर बता रही है कि करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन हमने क्या देखा, करंट ए टू बी है यानी कि बोर्ड के अंदर, तो यानी कि इस फिंगर को ऐसे करना पड़ेगा, काट के तो नहीं करेंगे, टर्न कर दो लाइक दैट। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे सेम है, लेकिन जो ये मिडिल फिंगर थी अब ये बोर्ड की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि जो करंट है वो ए से बी हो गया है। थंब कहां पे जा रहा है आपका, थंब डाउनवर्ड नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मूव करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, करंट की डायरेक्शन आपने देख ली, तो थंब जहां पे आ रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया। तो इस केस में ए बी जो है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मूव करेगी। दिस इज द आंसर बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड अपने पास पार्ट है इसका,
BC नॉट कंट्रीब्यूटिंग ऑन टर्निंग फोर्स। कहता है अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर की थ्योरी पढ़ी है तो आपने ये देखा होगा कि AB डाउनवर्ड मूव करता है, CD ऊपर की तरफ मूव करेगा इस वाले केस में, लेकिन BC और AD का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता टर्निंग फोर्स में, इसको घुमाने में। तो वही पूछा है वाई, क्यों? मैं बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। B से C में करंट जा रहा है ऐसे, दोनों का जो डायरेक्शन है यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का, इस वाली आर्म का और मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एज करंट कैरिंग आर्म BC is parallel with direction of मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग आर्म या कंडक्टर लगा लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होता है, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, और फोर्स इज कैंसल्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन DA आर्म। या फिर BC इसके पैरेलल है। एक तो वजह यह है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? BC पे एक फोर्स लग रही है, सपोज कर लो F, AD पे भी एक फोर्स लगेगी, उसकी वैल्यू भी F होगी, लेकिन AD में करंट कैसे जा रहा है? लाइक दिस, हम लोग मानेंगे ना ऐसे, ये तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो करंट है वो आपको यही सेंस दे रहा है कि करंट D से A फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग आर्म एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। जब भी लाइन करंट कैरिंग की मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो फिर वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगती है वो इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल आउट कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग ये देखते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर आइडियल, अगर मैग्नेटिक फील्ड के B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अगर परपेंडिकुलर है तो F क्या लगेगी? मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम लगता है। अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो फोर्स क्या लगती है? मैक्सिमम लगती है। उसी तरीके से आप एक बात और याद कर सकते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर पैरेलल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के, यानी जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एंटी पैरेलल की जोड़ लो, एंटी पैरेलल या पैरेलल हो, तो फिर जो फोर्स होती है वो मिनिमम हो जाती है, मिनिमम मतलब जीरो हो जाता है। इसी वजह से जो BC है या DA है वो कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करने वाले रोटेटिंग या टर्निंग फोर्स में, सिर्फ AB और CD की वजह से ही आपकी कॉइल टर्न करती है। तो ये था आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है। अभी आपको एक चॉइस भी मिली हुई है, वो भी करेंगे। तो ये सिक्स्थ में आप लोगों को फिगर दी हुई है जिसमें एक सॉलिडॉइड है, करंट पास कर रहा है और एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इन्होंने आपसे पहला पार्ट पूछा है कि कैसे आप लोग बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पार्ट में स्ट्रॉन्गर है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। और दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए, करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहां पे, वो कैसे पता चलेगा? हमें पता चलता कैसे है? हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हुई है उनको चेक करते हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, एक दूसरे के पास है, क्लोजर है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड और क्लोजर। तो जहां पे ये आपको दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है या बहुत पास पास है, जितने ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो मैंने लाइंस कम बनाई हुई है, जो आपका प्रॉपर फिगर है जब आप उसको देखोगे तो यहाँ पे हमें एंड्स ऑफ द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के जो एंड्स हैं, जैसे बार मैग्नेट होता है, सोलिनॉइड में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ भी यही चीज है। सोलिनॉइड के एंड्स में या बार मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, पोल के एंड्स, वहां पर आपको क्राउडेड लाइंस मिलती है, लाइन ज्यादा पास पास होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी वहीं पे आप लोगों को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एट द एंड्स ऑफ द सोलिनॉइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जहां पे क्राउडेड है वहीं पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेकंड पार्ट है करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दे, रिवर्स का मतलब क्या है, अभी करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं करंट रिवर्स करना चाहता हूँ। रिवर्स का मतलब है कि हमने बैटरी के टर्मिनल्स क्या कर दिए, उल्टे कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को इंटरचेंज कर दिया। तो उससे क्या होगा, उसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will also reversed। अभी देखिए जो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया है और यहाँ पे साउथ पोल बन गया है इस केस में, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैंने बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स कर दिए, सपोज कर लो, ज्यादा सारा तो नहीं बनाएंगे अपना, सिर्फ समझने के लिए ये चीज आप देख सकते हो कि मैंने इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव, तो जो डायरेक्शन है करंट का वो सारा रिवर्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी बनेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब क्या है, करंट सेम रखा बट वी हैव चेंज द डायरेक्शन, तो उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज और देर होती है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको चॉइस मिली हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है, एक लेक में डीटीडी एक केमिकल है जो मतलब स्प्रे किया गया है लेक में, ताकि जो मॉस्किटोज है उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। तो डीटीडी एक केमिकल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब इसको ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो कहते हैं ये कैसे ट्रॉपिक लेवल्स को अफेक्ट करेगा एक फूड चेन में। ये आपका एक फूड चेन बनाया हुआ है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट का मतलब है हमने लेक यानी कि यहाँ पे पानी आ गया, पानी के अंदर अब क्या आ गई है, डीटीडी आ गई है। पानी को कौन यूज करेगा, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स हैं, जिनको यहाँ पे प्लैंकटन हम लोग कह सकते हैं। प्लैंकटन को खा के कौन सर्वाइव करेगा, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को खा के कौन सर्वाइव करता है, लार्ज फिश। और लार्ज फिश को कौन खाएगा, हाथ यानी कि बाज। अब डीटीडी पानी के अंदर है, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या केमिकल है। अब ये क्या हो गया है, ये फूड चेन के अंदर एंटर हो गया है, एंटर्स फूड चेन। एक्वेटिक एनवायरनमेंट मतलब पानी, उसको यूज किया प्लैंकटन ने, तो ये फूड चेन के अंदर एंटर कर गया। एट ईच लेवल दिस डीटीडी अमाउंट विल बी इंक्रीज। हर लेवल पे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितने प्लैंकटन होंगे सबके पास डीटीडी है। उनको स्मॉल फिश खाएगी तो उनके बॉडी में चला गया, उससे लार्ज फिश की बॉडी में, और फिर उससे हाथ की बॉडी में। इसका मतलब क्या है, डीटीडी का अमाउंट कम हो ही नहीं सकता। व्हाई, क्योंकि दिस इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, और हर स्टेज पे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
मतलब ऐसा केमिकल जो डिकम्पोज नहीं होता या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, हर लेवल पे उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाना, उस प्रोसेस को वी कॉल बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा किसके पास होगा? हॉग के पास मैक्सिमम क्वांटिटी होगी डीटीडी। तो इस तरीके से ये आप लोगों का फूड चेन को अफेक्ट करता है। अगर एक अमाउंट से ज्यादा डीटीडी इकट्ठा हो गया तो ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉइजनस सब्सटेंस है। तो इसलिए एक लेवल तक का ही हमारी बॉडी उस चीज को टॉलरेट कर सकती है। अगर वो लेवल खत्म हो गया तो हमारी उससे डेथ हो सकती है। तो यानी कि हर लेवल पे ये अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा और वहां में सबसे ज्यादा ये हमें मिलने वाला है। तो ये आप 3 से 4 चीजें इसके अंदर ऐड करोगे। इसका एक और पार्ट है वो हम लोग करेंगे। सेवंथ में जो हमारे पास सेकंड चॉइस मिला है उसमें क्या है, आपके पास एक डायग्राम बनाया हुआ है। ग्रीन प्लांट जिनको आप प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, उनसे एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकल एरो, कुछ पार्ट ए। उसमें से जो कुछ एनर्जी है बी वो ट्रांसफर हुई है डियर को, और डियर से कुछ एनर्जी लॉस्ट हुई है एनवायरनमेंट को, और कुछ टाइगर ने डियर को खा के लिया है, और कुछ एनर्जी ई को एनवायरनमेंट को लॉस किया गया है। यानी कि जो वर्टिकल एरोज है वो बता रहे हैं कि एनर्जी जो एनवायरनमेंट को लॉस हो गई है, और हॉरिजॉन्टल बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म या एक चीज को खा के दूसरे के पास एनर्जी कैसे शिफ्ट हो रही है। यानी कि ग्रीन बी प्लांट से एनर्जी गई है डियर के पास बी, और डियर को खा के टाइगर के पास एनर्जी गई है डी। तो आपसे पूछा गया है कि ए सी ई में से ज्यादा एनर्जी किनके पास है, और बी और डी में से एनर्जी का ट्रांसफर किसमें ज्यादा हुआ है। देखिए हमें पता है कि सबसे पहले तो जो भी ऑर्गेनिज्म फूड खाता है या फूड बनाता है उसको यूज करता है, उनमें से सिर्फ 10% ही अगले लेवल के लिए अवेलेबल होता है। इट मींस 90% वो क्या करता है, खुद ही कंज्यूम कर लेता है या लॉस्ट हो जाता है। 90% का मतलब एक तो हो गया एनर्जी इन्वायरमेंट को लॉस्ट हो गया, और उसमें क्या है बाकी हिस्सा किसमें चला गया, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, फूड डाइजेशन में। तो रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी से कहाँ से मिलेगी, जो उसने फूड बनाया है या फिर जिस फूड को उसने खाया है। तो वो उसका 90%, जिसमें एनर्जी जो एनवायरनमेंट को लॉस्ट हो रही है वो भी शामिल है। और अगले लेवल के लिए सिर्फ कितनी अवेलेबल हो रही है, 10% एनर्जी अवेलेबल हो रही है। वर्टिकल की बात करें तो एनवायरनमेंट को देखो तीनों लॉस कर रहे हैं, वो हर केस में होगा। हम भी तो एनर्जी कुछ एनवायरनमेंट में लॉस करते हैं, ग्रीन प्लांट भी कर रहे हैं, डियर भी कर रहे हैं, टाइगर भी कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास हो रही है, ग्रीन प्लांट्स के पास हो रही है। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को खाके कौन सरवाइव कर रहा है, डियर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन प्लांट डियर को ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा एज कंपेयर टू डियर जो टाइगर को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बी और डी में से बी के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा ट्रांसफर हुई। इसको डेटा के थ्रू समझते हैं। मान लो ग्रीन प्लांट्स के पास 1000 जूल एनर्जी है, 10% गया डियर के पास, व्हाट विल बी द 10%, दैट इज 100 जूल। तो आप देख सकते हो ग्रीन प्लांट्स के पास की एनर्जी 1000, लेकिन डियर के पास कितनी आई, सिर्फ 100 जूल एनर्जी आई ग्रीन प्लांट्स की। यानी कि 900 तो ग्रीन प्लांट ने खुद ही कंज्यूम कर ली या फिर उसका कुछ पार्ट लॉस्ट हो गया। डियर को कौन खाएगा, टाइगर। इसका जब 10% निकालोगे तो यू विल गेट 10 जूल। तो आप देख सकते हो 10% रूल के हिसाब से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो बी से ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बी की एनर्जी ट्रांसफर क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेरेटिवली डी। अब एनर्जी लॉस्ट की बात आ गई इन्वायरमेंट में। देखो ग्रीन प्लांट्स के पास 1000 जूल एनर्जी है, डियर के पास 100 है, और टाइगर के पास 10 है, एक डाटा इस चेन के अकॉर्डिंगली। तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो इन्वायरमेंट में लॉस्ट एनर्जी ज्यादा कौन करेगा, ऑटोमेटिकली ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इसके पास 1000 जूल एनर्जी है। डियर के पास तो पहले से ही बहुत कम एनर्जी है, और टाइगर के पास और भी कम एनर्जी है। तो उसी रेशो में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट को एनर्जी लॉस हो रहा है वो भी कम होता जाएगा। तो यानी कि जो ए है ग्रीन प्लांट्स, वो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, लॉस्ट करेंगे। तो ए सी ई में से आपका आंसर ए आएगा, और बी और डी में आपका आंसर बी आएगा,
जब हम लोगों ने हाईएस्ट एनर्जी लेवल की बात करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपके 10th क्लास का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।